वो मरे मरे कदम उठाती वॉशरूम वाली साइड पर आ गई। करीबी खड़ी शरीफाना हुलिये में मौजूद एक औरत को अपना बैग पकड़ा कर वो लेडीज़ वॉशरूम में जा घुसी। तकरीबन 5 मिनट बाद वो अपना मुंह धोकर वापस आई तो वो शरीफ औरत अपनी बदमाशी दिखा चुकी थी। न वहाँ कहीं वो औरत थी, ना ही इसका बैग। एक बार फिर से किस्मत के इस खेल पर उसकी आंख नमकीन पानी से भर आई, जिसे सख्ती से पहुँचते हुए इसने इस मायूस उम्मीद के साथ नज़र इधर उधर दौड़ाई कि शायद वो औरत इसे नज़र आ जाए। लेकिन इस फ्रॉड औरत को ना तो आना था और ना ही वो इसे नज़र आई। हूर अब काफ़ी देर वहीं खड़ी रही, लेकिन उसका इंतज़ार आएगा गया था। मजबूरन जब सर्दी ने इसका वहाँ ठहरना मुहाल कर दिया तो वो जल्दी से भागते बस स्टैंड वाले एरिया में आ गई। बस जा चुकी थी, जबकि कुछ देर पहले तक बस के इंतज़ार में खड़े रिक्शे वाले भी वहाँ से जा चुके थे। इसे वहाँ एक ऑफिस नुमा कमरा नज़र आया था, जिसकी ग्लास वॉल से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अंदर आदमी मौजूद हैं। अपनी मुट्ठी में दबे अपने वाहिद असासे को मज़ीद सख्ती से दबोचती वो वहाँ से निकल आई। आधी रात को इस सुनसान सड़क पर वो तन्हा इर्द गिर्द से बेनियाज धीमी चाल चल रही थी। बादामी आंखों में अपने इस अंजाम पर आंसू थे, लेकिन आंसुओं से बढ़कर वजूद में घुली तलखी ऐसी थी जिसने इसे बेखौफ बना रखा था। थोड़ी दूर जाकर बिलाखिर इसे एक रिक्शे वाला नज़र आ गया था। इसे हाथ के इशारे से रोककर राबी ने लाहौर डिफेंस का नाम लिया था। हालात का मारा हुआ वो रिक्शा ड्राइवर शायद किसी सवारी ही के इंतज़ार में था। सो फ़ौरन 400 रुपये किराए की एवज़ इसे बिठा लिया। इस जल्दी में इसने राबी की मुट्ठी में बंद माहिरा बेगम की तस्वीर को पैसों से मंसूब कर लिया था, और शायद यही इसकी बेवकूफ़ी थी। गहरी होती रात के साथ रिक्शा शहर लाहौर की सड़कें नाप रहा था। वसी आसमान ने रात की स्याह चादर ओढ़ रखी थी। स्याह तारकोल की सड़क पर दूर दूर तक किसी ज़ीरो का नामो निशान नहीं मिलता था। गहरी खामोशी में डूबी तारीख रात के तीसरे पहर में कुछ देर पहले तक तो सड़क पर चलते ऑटो रिक्शे की आवाज़ माहौल पर छाई सकूत को चीरती रही, लेकिन फिर थोड़ी देर में वहाँ धीमे लहजे में होरब और रिक्शा ड्राइवर के माबैन होने वाली गुफ्तगू की आवाज़ मुंतशर होती इर्द गिर्द फैलती चली गई। लम्हा बा लम्हा रिक्शा ड्राइवर की आवाज़ बुलंद से बुलंद तर होती जा रही थी, जबकि इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस शख्स का मुँह किस तरह बंद करवाए। आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं, इस तरह आपको आपके पैसे मिल तो नहीं जाएंगे ना। रिक्शा ड्राइवर को मुसलसल बोलते देखकर वो चटखीलेपन से गोया हुई। इसे इस आदमी की एक ही गर्दान से चिढ़ हो रही थी, जो सड़क के ऐन बीचों बीच रिक्शा रोके इससे किराया मांग रहा था। तो बाजी, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना कि आपके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो हाथ नचाकर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। वो एक पल को सहम गई, मगर फिर अगले पल इसने ख़ुद को मजबूत किया था। पिछले 5 मिनट में आपको 100 दफ़ा बता चुकी हूँ कि चोरों ने मेरा सारा सामान लूट लिया। मैं कोई फ़कीर और गरीब लड़की नहीं हूँ जो आपको 400 रुपये ना दे सकूँ। आप बस एक बार मुझे मेरी मुमानी के घर पहुँचा दीजिए, मैं आपको 400 के बजाय 500 रुपये दे दूँगी। इसके सामने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कदरे नर्म लहजे में गोया हुई, वरना दिल में तो शिद्दत से ख्वाहिश उभर रही थी कि इस ड्राइवर का सर फाड़ कर ख़ुद रिक्शा चला ले। मगर वाह अफसोस कि इसे रिक्शा चलाना नहीं आता था, वरना वो इसे तो चित कर ही देती। ये इसकी अपनी अजीम सोच थी। और बाजी, कौन सी मुमानी? अब इस पूरी कॉलोनी में मुझे क्या पता कि आपकी मुमानी का घर कौन सा है। आपकी मेहरबानी होगी मेरे रिक्शा से उतर जाएं। पहले ही मेरा बड़ा ही वक्त ज़ाया कर दिया आपने। वो चिढ़कर कहते हुए सड़क पर उतर कर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोल चुका था। हूर ने एक नज़र सुनसान पड़ी सड़क पर डाली। मारे खौफ के इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। भाई, आपकी मेहरबानी होगी, ये सामने जो गेट है ना, इसके अंदर तक ले जाए। मौका की मुनासबत से लहजा धीमा करते हुए वो घिघियाई। हाथों से सामने ही इंजीनियर्स टाउन के गेट की तरफ इशारा किया था। दाएं जाने मौजूद सड़क पर भी थोड़ा सा आगे जाकर वैसा ही गेट था। बाजी, अंदर या बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। एड्रेस आपके पास है नहीं, और ये लाहौर डिफेंस कॉलोनी है, कोई मोहल्ला नहीं, जहां आधे पौने घंटे की खज्जल ख्वारी के बाद आपको आपकी मुमानी का घर मिल जाएगा। और मुझे मेरा किराया। मुझ पर तरस खाएं, खुद ही शराफत से मेरे रिक्शे से उतर जाएं। इसे खुद भी घर मिलने की उम्मीद नहीं थी, मगर इस वक्त वो यूँ तन्हा इस सुनसान रोड पर उतरना नहीं चाहती थी। हूर के जवाब पर रिक्शा ड्राइवर के चेहरे पर ख़तरनाक हद तक तैशुम आया। हूर का दिल धड़का। अब हकीकी मायनों में इसके होश उड़े थे जब रिक्शा ड्राइवर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हूर जल्दी से पीछे खिसकी। अच्छा, उतरती हूँ, हाथ मत लगाना मुझे। सरेंडर करने वाले अंदाज में अपने हाथ ऊपर करते हुए जल्दी से बोली तो वो आदमी मुंह में बुड़बुड़ाते पीछे हो गया। जलील, घटिया इंसान। दिल ही दिल में इसे हल्का बात से नवाजते रिक्शा से उतर गई।
उसने पल की ताख़ीर किए बिना सीट संभाल ली और रिक्शा स्टार्ट करके वहाँ से भगा ले गया। हूर ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए पलट कर निगाह के सामने इस गेट को देखा जिसके पार उसकी तलाश थी। अब क्या करूं? आसमान की तरफ देखते हुए परेशान ज़दा सी बोली, यूँ जैसे ऊपर बैठा रब उसकी निगाहों के बिल्कुल सामने हो। हमारे साथ चलो, हम हैं ना। एक भारी लड़खड़ाती आवाज़ पर वो चौंक उठी। बदबू का एक भभोका इसके नथनों से टकराया था। हूर ने गर्दन मोड़कर बोलने वाले की जानिब देखा, थोड़ा पीछे हटी। लाल सुर्ख आंखों में हविस भरी गंदगी लिए इसे गहरी निगाहों से देखता हूर की रगों में दौड़ता खून मुंजमद कर गया था। अपने लब भींचते हुए इसने इस लड़के की पुश्त से नमोदार होते दूसरे लड़के की जानिब देखा। बताओ ना कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं। घटियापन से कहता दूसरा लड़का भी ज़रा सा सामने को आया। अपनी चादर को मुट्ठियों में दबोचती 2 कदम दूर हुई, फिर पलटी और तेज़ तेज़ कदम उठाती गेट की तरफ बढ़ने लगी। इसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन जिस नहज पर इसे सबसे पहले सोचना चाहिए था वो इसके सामने बदतरीन सूरत में आ चुकी थी। दूर दूर तक सन्नाटा फैला था। 10-12 कदम चलने के बाद इसने पलट कर देखा तो सड़क तो बिल्कुल खाली थी। हूर की पेशानी पर सर्दी के बावजूद पसीने के कतरे चमकने लगे। तभी इसके दाएं तरफ गाड़ी का हॉर्न बजा था। वो उछल कर रह गई। दाएं जानिब देखा तो सफ़ेद कार में वो दोनों लड़के मौजूद थे और चमकती नज़रों से उसी की जानिब देख रहे थे। हूर को रोना आने लगा, मगर अपने लब भींचते हुए वो ख़ुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक तीसरा लड़का मौजूद था जो इन दोनों की निस्बत होश में लग रहा था, मगर अंदाज उसके भी लोफराना ही थे। आप इन दोनों से खौफज़दा मत हों प्लीज़, ये दोनों तो वैसे ही डराने में माहिर हैं। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। आएँ, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। गाड़ी बिल्कुल धीमी रफ्तार से इसके कदमों के साथ साथ चलाते बड़ी संजीदगी से कह रहा था, नो थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। आप प्लीज़ अपना रास्ता नापें। अपनी कमज़ोर आवाज़ पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करती मुकम्मल एतमाद से बोली, अरे आप तो बुरा ही मान गई, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। कम ऑन, आप आ जाएं। खबासत से मुस्कुराता बड़े शीरीं लहजे में बोल रहा था। पिछली सीट पर विराजमान वो दोनों लड़के दरवाजे का शीशा नीचे किए इसे ही घूर रहे थे। मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, यहाँ से जाइए आप। अपने लरसते हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए हूर ने तड़क कर कहा। इसकी कदरे बुलंद आवाज़ ने रात के सन्नाटे में इल्ताश बर्पा किया था। लड़के के लबों पर रेंगती मुस्कुराहट सिमट गई, जबकि पिछली सीट पर मौजूद दोनों लड़के गाड़ी से बाहर निकल आए थे। हूर का दिल डूबने लगा, जाने कब ये वबाले जाम वहाँ आए थे। ए लड़की, नखरे न कर, चल आ जा, कहते हुए इन दोनों में से एक ने आगे बढ़कर हूर की कलाई थाम ली। ड्राइविंग सीट पर मौजूद लड़के की आंखें चमकने लगीं। बेबी, शोर शराबा मचाने की हिमाकत बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ ख़राब हो जाएगी। यहाँ तो कोई आने से रहा। हंसते हुए बोलता हूर की आंखें नम कर गया था। मेरा हाथ छोड़ो, अच्छा मैं चलती हूँ। हूर ने जल्दी से पैंतरा बदला। ओए, इसकी बातों में आकर वक्त बर्बाद मत कर, इसे ले और चल यहाँ से। दूसरे लड़के ने बेजार होते हुए इस लड़के को मुखातिब किया जिसने हूर की कलाई पकड़ी थी। अपने साथी के मुखातिब करने पर इसने एक पल को अपने साथी की तरफ देखा। इसी वक्त हूर ने अपनी कोहनी इसके सीने में मारी थी। वो ऊ आह करता ज़रा सा पीछे हुआ तो हूर ने एक झटके से अपनी कलाई इसके गिरफ्त से आज़ाद करवाई और पलट कर इंजीनियर्स टाउन के गेट की तरफ दौड़ी। गाड़ी में मौजूद शख्स इसकी कार्रवाई पर तेज़ी से बाहर निकला था और इसके पीछे लपका। बाकी 2 लड़के भी अपना होश संभालते इसके पीछे दौड़े थे। ओए रुक रुक, तू, गंदी गाली दी थी। हूर के पीछे भागते लड़कों में से एक चिल्लाया। गेट पार करते हुए हूर की टांगें बाकायदा लरज रही थी। वो अंधा धुंध अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। आफ़ी, गाड़ी लेकर आ। हूर के नज़दीक पहुंचते हुए ड्राइविंग सीट वाला लड़का पलटकर इन 2 में से एक की तरफ मुँह करके चिल्लाया। हूर की नम आँखें छलकने को बेताब हो रही थी। वो इधर उधर देखती मुसलसल भाग रही थी, जाने चौकीदार या कोई गार्ड क्यों नहीं था वहाँ। इस लड़के ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर हूर को पकड़ना चाहा, मगर इसके हाथ हूर की शाल आई थी। गुस्से से शाल वहीं सड़क पर फेंकते हुए इसने 2 जस्ते लगाकर हूर को सर के बालों से पकड़ लिया। इसका जोड़ा खुलकर इसके भूरे बाल लड़के के हाथों में आ गए। आह अम्मी जी, बेख्तियार इसके लबों ने सिसकी भरी थी। नम आँखों से आंसू टूटकर रुखसारों पर फिसलने लगे। साली, ख्वार करवा दिया, अब बचकर जा, कहाँ जाएगी। इसके सर को एक झटका देते हुए वो गुर्राया था। इसके करख्त लहजे में थोड़ी देर पहले वाली शाइस्तगी का शायबा तक नहीं था। हूर को अपने साथ घसीटते हुए वो पलटा। इतने में दूसरा लड़का गाड़ी करीब ले आया था।
हूर की सांसें बंद होने लगी। कब सोचा था यूं इस तरह से बेबसी का सामना करना पड़ेगा। वो इस लड़के की गिरफ्त से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुझे जाने दो, तुम तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा बाप तुम तीनों की बोटियां नोच लेगा। इसके आंसू लुटाती बेबस आंखों की निस्बत इसका लहजा मजबूत था। अच्छा, क्या बुरा करेगा वो? कह कहा लगाते हुए पूछते इस लड़के ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए इसे अंदर धकेलना चाहा था। हूर ने बड़ी मुश्किल से पलटकर इसके सीने पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ मारे। बाकी दोनों लड़के फ्रंट सीट पर विराजमान तमाशा देख रहे थे। वो लड़का ज़रा सा लड़खड़ा कर पीछे खिसका तो हूर ने फिर से भागना चाहा। इस लड़के ने अपने दांत पीसे। टेढ़ी पसली, तुझे तो अभी सीधा करता हूँ। गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए इसने एक ही जस्त में हूर का बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा और इसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। औंधे मुँह सड़क पर जा गिरी। नाक से खून की बूंद निकल कर इसके होंठ तक आई थी। इसने सिसकियाँ लेते हुए पलट कर इस लड़के की तरफ देखा। आई कुछ अकल? पूछते हुए इसने ज़रा सा झुक कर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। गाड़ी में मौजूद लड़के भी एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंस रहे थे। हूर के आंसुओं में रवानी आ चुकी थी। बेख्तियार सड़क पर पीछे की तरफ खिसकने लगी। इस लड़के का हाथ इसके बिल्कुल करीब आ चुका था। हूर ने रोते हुए अपनी आंखें मींच लीं। अल्लाह, इसके लब फड़फड़ाए। तभी फ़ज़ा में ठा की आवाज़ गूंजी थी। हूर ने एक झटके से आंखें खोलकर सामने देखा। वो शायद एक गार्ड था जिसने हवाई फायर किया था। हूर ने मज़ीद यहाँ वहाँ देखा। 3 मज़ीद गार्ड्स थे जिन्होंने गाड़ी में बैठे लड़कों को बाहर घसीट लिया था। हूर के हिचकियाँ लेते वजूद ने खड़े होने की कोशिश की जब एक 5वां शख्स इसकी शाल लेकर इसकी जानिब आया था। कांपते हाथों से अपनी शाल लेकर इसने अपने सर को ढांपा, फिर बेताबाना सड़क पर निगाह दौड़ाई। इसे कुछ फासले पर गुच्छो मुच्छो हुए कागज़ पर माहिरा बेगम की तस्वीर का गुमान हुआ था, जो इस भागम भाग में इसके हाथ से गिर गई थी। वो जल्दी से इस तस्वीर की जानिब बढ़ी। झुक कर वो तस्वीर उठाना चाहिए थी जब सामने मौजूद शख्स ने वो तस्वीर उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई थी। हूर ने भीगी नज़रों से इस बुज़ुर्ग शख्स की जानिब देखा जिनकी पुश्त पर एक और गार्ड मौजूद था। सैयद नूर आलम साहब की निगाहें बेतासुर थीं। शुक्रिया अंकल। पलटकर एक नज़र इन लड़कों की दुर्गत बनते देखकर उसके लबों से बेख्तियार निकला था। हाँ नौफल। हुंकारा भरते हुए उन्होंने अपने पीछे खड़े गार्ड को इशारा किया। वो भागता हुआ नूर आलम साहब की गाड़ी की तरफ भागा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि रात के इस पहर आप यहाँ क्या कर रही हैं। अज़राए हमदर्दी में इस वक्त आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता हूँ अगर आपको अपनी मंजिल का पता मालूम हो तो। वो बड़ी संजीदगी से बोल रहे थे। अंदाज में कदरे सर्द महरी से थी और हूर अब बखूबी समझ सकती थी कि इसकी वजह क्या है। वो इसे घर से भागी हुई बदकिरदार लड़की समझ रहे थे। इतने में वो नौफल नामी गार्ड नूर आलम साहब की गाड़ी इन दोनों के करीब लेकर आया। गाड़ी से बाहर निकल कर उसने एक टिश्यू हूरब की तरफ बढ़ाया था जिसे इसने कुछ झिझकते हुए थाम कर अपनी नाक पर रख लिया। बाकी के 5 गार्ड्स भी इन लड़कों से भुगत कर सैयद नूर आलम साहब के सामने मौजूद थे। वो मुझे यहाँ अंदर कॉलोनी में मेरी मुमानी के घर जाना है। निगाह झुकाकर बड़ी हिम्मत से बोली। एड्रेस? इस बार आवाज़ कदरे नर्म थी। मेरे पास नहीं है। वो रोते हुए बोली। अहानत का शदीद एहसास हो रहा था। और ये पर्ची? उन्होंने कुछ सोचकर पूछा। इशारा इसके मुट्ठी में मौजूद शय की तरफ था। ये मेरी अम्मी की तस्वीर है। हूरब के आंसुओं में इजाफा हो रहा था। गाड़ी में बैठो, उन्होंने पलटकर गार्ड से कहा। फ़ौरन नूर आलम साहब के पीछे खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े थे। देखें बेटा, ये मेरी तबीयत का खासा नहीं है कि मैं इस सुनसान सड़क पर आपको अकेला छोड़ जाऊं। मैं इस वक्त एक एमरजेंसी में अपनी भांजी के घर जा रहा हूं। अगर आप मुझे काबिल एतबार समझें तो मेरे साथ आ जाइए। मैं एमरजेंसी से फ्री होकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कोई लगी लिपटे रखे बगैर वाज़ेह लफ्ज़ों में बात की थी। हूर ने नज़र उठाकर जांचती नज़रों से नूर आलम साहब की तरफ देखा। उनके पुरनूर चेहरे पर नरमी थी। वो इस बात में सर हिला गई। उनके साथ ही पिछली सीट पर बैठकर वो गाड़ी को इंजीनियर्स टाउन में इंटर होता देख रही थी। एक बार फिर 4 साल पहले का मंजर इसकी आंखों के सामने लहरा रहा था जब वो असीद के साथ लाहौर आई थी और शायद वहीं से इसकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी। रात के अंधेरे के बाइस वो रास्ते पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन गाड़ी जिस घर के सामने जाकर रुकी, इस घर के बैरूनी रोशनियों के बाइस घर पहचानने में हूरब को पल नहीं लगा था। यही तो इसकी मंजिल थी। अंकल, यही तो मेरी मुमानी का घर है। जोश में बोलती राबी की ज़ुबान आखिर में लड़खड़ाई थी। घर के बाहर ही गाड़ियाँ और जीप्स मौजूद थीं, जिनमें से गाड़ी पहचानने में इसे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई थी। वो जो बिला खौफ व ख़तर यहाँ तक आ गई थी, सोच भी नहीं सकती थी कि इसका बाप इसके मामू के घर का पता जानता होगा। हूरब ने बेख्तियार माथे पर हाथ मारा। वो कैसे भूल सकती थी?
वो शख्स इसका बाप था, इससे 10 कदम आगे की सोच रखता था। खौफ से इसकी रूह कांप उठी, जल्दी से सीट से उतरकर छुपने के अंदाज में नीचे बैठ गई। ये आपके मामू का घर है? सैयद नूर आलम साहब ने संजीदगी से पूछा, जबकि होरब की हालत ख़राब हो रही थी। इतनी मुसाफत तय करके आने के बाद फिर से इसी खाई में वापसी की सोच इसके आसान ख़ता कर रही थी। उनके सवाल पर इसने सोचने के लिए एक पल लगाया था। अगले पल नफ़ी में सर हिलाया। नहीं नहीं, ये मैं नहीं जानती ये किसका घर है। आप अंदर चले जाएं, मैं यहीं इंतज़ार कर लेती हूँ। नूर आलम साहब कभी इसकी ना तो कभी हाँ से उलझ गए। अभी आपने कहा था यह आपकी मुमानी का घर है, और अब आप कह रही हैं कि, धीमे लहजे में बोलते उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ये घर जिसका भी है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी प्लीज़। अपने हाथ उनके सामने बाकायदा जोड़ते हुए वो रो पड़ी। इस सूरत हाल पर वो परेशान हो गए। होरब की दगलदू हालत उनके सामने ही तो थी। वो तजब्जुब का शिकार हुए। अंदर मौजूद जोहरा, जो कि मेरी भांजी है, आपने कहा वो आपकी मुमानी है, और अभी 20 मिनट पहले मुझे जोहरा के बेटे की कॉल आई थी कि इसके बाप के रिश्तेदार उनके घर आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। यानी आप हैं कौन? इस बार इन्हें सख्त होना पड़ा था। अंकल प्लीज़ मुझे बचा लें, मुझे अंदर नहीं जाना। ये सब गाड़ियाँ ये मेरे बाबा की हैं। मुझे पता है वो मुझे लेने आए हैं, लेकिन मेरा यकीन करें मैं घर से भागी हुई कोई बदकिरदार लड़की नहीं हूँ। मैं शारिक मामू की भांजी हूँ। अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो ये तस्वीर अंदर ले जाएं। अपनी मुट्ठी में दबी मुड़ी तोड़ी तस्वीर उनके हाथ में देते हुए जल्दी से बोली, ये मेरी अम्मी की तस्वीर है। आप मुमानी को दिखाकर पूछ लीजिएगा, वो मेरी अम्मी को पहचान लेंगी तो आपको भी बता देंगी। लेकिन प्लीज़ मुझे अंदर नहीं जाना। वो हनूज़ रो रही थी। उन्होंने कुछ सोच कर इसके हाथ से तस्वीर ले ली। वो बाहर निकले तो पुलिस जीप्स भी वहाँ आकर रुकी, जो यकीनन उन्हीं की बिना पर वहाँ आई थी। वो अपने गार्ड्स और पुलिस समेत शारिक हाउस की जानिब बढ़ गए। 10 मिनट से भी कम वक्त में होरब ने आग बगोला हुए सुल्तान साहब को बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठते देखा था। वो सीट से मज़ीद नीचे हो गई। कार की लाइट्स बंद थीं। सुल्तान मलिक और उनके 10 से ज़ायद साथियों से नहीं देख पाए थे। काफ़ी देर बाद जब पुलिस भी वहाँ से चली गई तो एक गार्ड इसे अपने साथ लिए शारिक हाउस ले गया था, जहाँ उसके मुकद्दर का फ़ैसला होने वाला था। होरब, इसे अपनी जानिब पुश्त किए खड़े देख महदस ने फिर से इसे पुकारा। वो सीधा हो बैठा था। होरब अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचती इसकी जानिब पलटी। वो लब भींचे इसे देख रहा था, और देखने का अंदाज ऐसा था कि होरब सुल्तान की जगह कोई और लड़की होती तो इसकी इन जाजिब नज़र निगाहों से ही घायल हो जाती। नफ़रत क्यों करना चाहती हो? इसके लहजे में ज़ब्त का अंसर शामिल था। होरब ने नागवारियत से अपनी निगाहों का रुख बदल लिया, लेकिन खामोश रही। मैं पूछ रहा हूँ, नफ़रत क्यों करना चाहती हो? इसका हाथ सख्ती से पकड़ते हुए वो दरश्तगी से बोला। शायद इसकी खामोशी उसे नागवार गुजरी थी। इसके बुलंद आवाज़ पर वो काँप उठी। इसका सवाल इसे परेशान कर रहा था। अगले सवाल ने हकीकतन इसे बेजान कर दिया था। क्या वो नफ़रत काफ़ी नहीं जो मैं ख़ुद से करता हूँ? इसे एक झटके से अपनी जानिब खींचते हुए वो सुलगते लहजे में बोला था। वो शख्स वाकई जालिम था कि इसकी तरफ इसके लफ्ज़ भी सामने वाले का दिल चीर देते थे। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं ख़ुद से नफ़रत करता रहूँ और तुम मुझसे मोहब्बत कर लो? इसकी कलाई छोड़कर बड़ी नरमी से इसके बाजू थामते हुए बेबस सा पूछ रहा था। आंखों में इल्तजा थी, लबों पर दरख्वास्त थी। वो चाहकर भी अपने आंसुओं को बहने से रोक ना पाई। इसकी आंख से टूटता आंसू महदस की ठोड़ी पर गिरा था। वो गहरा सांस लेता अपनी आंखें बंद कर गया। जैसा आप चाहते हैं वैसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप मरना चाहें और मैं आपको मार डालूं। अपने लहजे की कपकपाहट पर काबू पाती वो सख्ती से बोली। इसकी बात पर महदस ने फ़ौरन आंखें खोल ली थी। मार सकती हो? इसकी आंखों में देखते हुए महदस ने बेतासुर लहजे में पूछा था। गिरफ्त सख्त हो चुकी थी। इसकी फौलादी उंगलियों की चुभन इसके बाजों में दौड़ता खून गरमा रही थी। बोलो। इसे झटका देते हुए गुर्राया। होरब ने अपने खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरी। आपकी चाहत पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो। जी कड़ा करके बोलती होल ने अपनी बात अधूरी छोड़ी। अपनी चाहत की बात करो, मेरी चाहत तो सिर्फ तुम हो। वो दो बदू इस अंदाज में बोला था कि फौरी तौर पर होरब से कोई जवाब ना बन पड़ा। डायरेक्ट इसकी आंखों में देख रहा था। बोलो ना, या फिर तुम्हारी चाहत भी मेरी चाहत के ताबे हो रही है? सुरमई आंखों में चैलेंज था, जैसे आज भी वो अपनी दिलकशी से बखूबी वाकिफ़ था। आपकी इन आंखों का यह सहर एक बार असर कर चुका है महदस इब्राहिम, कटीलेपन से कहते हुए होरब ने अपनी एक कोहनी इसके दिल के मुकाम पर रखी थी। इसका इशारा आन की जानिब था, लेकिन वो समझा नहीं। महदस को अपने दिल पर दबाव महसूस हुआ था, लेकिन वो बज़ाहिर पुरसकून सा अपने करीब इसका खूबसूरत चेहरा देख रहा था।
अलबत्ता लबों पर खेलती मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। मुमकिन है कि इस सहर दोबारा भी चल जाए, लेकिन असर। बात अधूरी छोड़ते वो इस बार इसी के अंदाज में मुस्कुराई थी। बाखुदा ये इस पल मेहदस इब्राहिम ही जानता था कि हुरब सुल्तान की वो मुस्कुराहट किस कदर दिल फरेब थी। शायद इतनी कि अगर इसके पास एक के बजाय 1000 दिल भी होते तो वो इसकी इस एक मुस्कुराहट के नाम करता जो इसने मेहदस इब्राहिम की नकल में अपने गुलाबी लबों पर सजाई थी। लेकिन इस बार इस सहर का असर मुमकिन नहीं है साहब, क्योंकि इस बार आपके मुकाबिल हुरब सुल्तान है। इसकी दिली हालत से बेबहरा वो बोल रही थी। बात बहुत वाज़ेह और ज़र्बकारी थी, लेकिन वो अपने आप में होता तो समझता ना। होश तो इसे तब आया था जब हुरब ने इसके दिल को बंद कर देने की हद तक कोहनी का दबाव बढ़ाया था। वो खांसा तो वो तंज़न मुस्कुराते हुए इससे दूर हुई। वो हैरान होने के बजाय हंसा। इसका मतलब है तुम मुझे बहुत आसानी से मार सकती हो। मेहदस का इशारा इसकी हरकत की तरफ था, जिसके बाइस इसके दिल की धड़कनों में इल्ताश आया था। बिल्कुल, आपको मारना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। हुरब का हर रूप इसे इसका असीर करता जा रहा था। हाँ, क्योंकि इसे तुम्हारे लिए मैंने खुद आसान बनाया है, कहते हुए ज़रा सा संजीदा हुआ। वरना मेहदस इब्राहिम को एक खरोंच देना तुम्हारे लिए तो क्या, तुम्हारे पूरे ख़ानदान के लिए नामुमकिन है। गो कि इसका अंदाज सादा था, लेकिन हुरब को लगा जैसे मेहदस ने इसे जिताया हो। जिता रहे हैं मुझे, कुछ गुस्सेलेपन से बोली। मेहदस जानता था वो चिढ़ जाएगी, सो एक बार फिर हंसा। नहीं, बता रहा हूँ वैसे ही। इसके दिल का शावाज मुस्कुराती हुई थी। हुरब ना चाहते हुए बुड़बुड़ा कर रह गई। फजूल, काला जादू करने वाला आदमी। वो किलस रही थी। मेहदस का जानदार कहकहा बेसाख्ता था। मालूम होता था वो अपने बारे में अलका बात सुन चुका है। वैसे मेरा भी तुम्हारे बारे में यही ख्याल है, लेकिन तुम जादूगरनी नहीं हो। इसकी खुशनुमा आवाज़ दिल फरेब थी, और वो जो इसके कहकहा लगाने पर पूरी की पूरी इसकी जानिब घूमी थी, इस नई बात पर निगाह चुरा गई। वो शख्स हर नए दिन इसे हैरान कर रहा था, या यूं कहना दुरुस्त था कि वो बदल गया था। और वजह वो मोहब्बत थी जो मेहदस इब्राहिम के दिल की बंजर ज़मीन पर किसी शादाब लहलहाते पौधे की सूरत फूट पड़ी थी। इस मोहब्बत के बीज तो शायद खुद ऊपर आसमानों पर बैठे रब ने रात की तन्हाइयों में, नींद की गहराइयों में, ख्वाब की रानाइयों में इसके दिल में बो दिए थे। और अब जबकि इसका ख्वाब हकीकत का रूप धार कर हुरब सुल्तान की सूरत में इसके सामने था, तो भला कैसे इस मोहब्बत से मुंह मोड़ सकता था जिसका असीर होना इसकी किस्मत में लिखा जा चुका था। मेरे आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। उसका हाथ अपने हाथ में थामे वो इसके करीब ही बैठा हुआ था। वो बंद आंखों तले जाने नींद की कौन सी वादियों में महवे ख्वाब थी। मैसम की सुर्ख निगाहों का इत्तकाज़ इसका जर्द चेहरा था। इसने बड़ी बेदर्दी से अपनी कलाई को उधेड़ा था। खून जिस तेज़ी से निकला था, इसके बाद डॉक्टर्स के लिए इसे बचाना एक टफ टास्क था। लेकिन शायद इस बार कुदरत को मैसम की हालत पर तरस आ गया था। तभी पूरे 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन रहने के बाद वो अपनी आंखें खोल गई थी। मैसम इसकी बेहोशी के दौरान इसके पास ही रहा था, लेकिन इसके होश में आ जाने के बाद जाने गुस्सा था या शर्मिंदगी, वो इसके सामने नहीं गया था। फरहाना और माहिरा बेगम के ज़ेर अताब भी वो ही आया था, लेकिन इस बार इसे इन दोनों की डांट पर गुस्सा नहीं आया था, बल्कि शर्मिंदगी हुई थी। लेकिन हुमैरी की इस बेवकूफ़ाना हरकत पर जो गुस्सा इसे था वो हनूज़ बरकरार था। घर आ जाने के बाद भी पिछले 4 घंटों से सुकून आवर अद्वियात के ज़ेर असर सो रही थी। मैसम ने इसके चेहरे से नज़र हटाकर अपने हाथ में मौजूद इसके नर्म व नाजुक हाथ को देखा। बहुत आहिस्तगी से इसने अपने लब हुमैरी के हाथ की पुश्त पर रखे थे। ये शायद ज़िंदगी में पहली बार था जब इसने अपने दिल की धड़कनों में सरायत करते नाम की मोहब्बत से मगलूब होकर किसी औरत का लम्स महसूस किया था। इसकी जानिब देखते हुए बड़े ज़ब्त से मुस्कुराया, जाने कैसे इसके दिल की मकीन बन बैठी थी। पूरी शान व शौकत के साथ, जैसे इस मुस्कुराहट ने भी मैसम हज़र की शिकस्त की गवाही दी थी। तुमने अच्छा नहीं किया, आंखें खोलोगी ना तो बख्शूंगा नहीं मैं तुम्हें। इसके रुखसारों से चिपकी पलकों की जानिब देखते सरगोशियाना बोला था। इसकी आंखों के सामने बार बार हुमैरी का निढाल बेहोश वजूद घूम रहा था। कलाई से बहता खून, गुलाबी आंखों से टूटते आंसू, वो खुद पर जब्त करता निचला लब दांतों में दबा गया। वो कुसमसाई थी। नींद में इसके लबों ने सिसकारी भरी थी। वो चौंक उठा, फिर इसके दर्द की वजह समझते हुए इसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसके हाथ से हुमैरी का हाथ जुदा होने से पहले उसने उंगलियों से इसका हाथ थाम लिया। मैसम ने जल्दी से अपनी आंखें रगड़ डाली, जिनकी नमी शायद इसका भरम ले जाने वाली थी। जाग रही हो तुम? वो संजीदगी से बोला। हुमैरी ने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोल दी। हाँ, लेकिन जागना नहीं चाहती।
इसके लबों ने धीरे से जुम्बिश की थी। मैसम चुपचाप इसे देखता रहा। आपकी तमन्ना पूरी कर तो दी थी मैंने, फिर क्यों बचाया मुझे? वो उठकर बैठ गई। हाथ हनूस मैसम के हाथ में था। मेरी तमन्नाओं का इल्म है भी तुम्हें, वो सुलगते हुए लहजे में बोला था। बदले में हुमैरी उदासी से मुस्कुराई। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे इस वक्त जहर लग रही है हुमैरी। वो बिना लगी लिपटी रखे साफ गोई से बोला, और इसके खुद को हुमैरी कहने पर उसके लबों से मुस्कुराहट पल में गायब हुई थी। मेरा नाम जोहा है, इस नाम से मत पुकारे मुझे, ये नाम मुझ पर हराम है। अच्छा, और ख़ुदकुशी हलाल थी तुम पर? अपने हाथ में मौजूद इसका हाथ हौले से मरोड़ते हुए वो सख्त लहजे में बोला था। इसके लिए मुझे आपने मजबूर किया था, वो फ़ौरन बोली थी। मुझे भी तुमने ही मजबूर किया है तो मैं इस हराम नाम से पुकारूं। उसका लहजा तल्ख था और हाथ पर गिरफ्त सख्त। हुमैरी ने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से खींचने की कोशिश की। वो इसकी मुज़ाहिमत पर इस्तहज़ाइया हंसा। बस, जब कैद में नरमी थी तो तुमने आज़ादी से मुँह मोड़ लिया, और अब जब कुर्बत में सख्ती है तो तुम दूरी चाहती हो। इसका इशारा चंद पल पहले मैसम का हाथ थामने और अब अपना हाथ छुड़वाने की तरफ था। हुमैरी ने मुज़ाहिमत तर्क करके इसकी जानिब देखा। आप क्या चाहते हैं मुझसे? एक बार फिर आपके सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, आपके साथ की भीख मांगूं? आवाज़ में उसकी कमज़ोरी थी। मैं चाहता हूं कि तुम अल्लाह के सामने रो लो, इससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने इस बार इसे नाराज़ किया है। रही बात मेरी, तो मुझे तो तुम अपने इस इक़दाम से बेबस कर ही चुकी हो। अपनी शिकस्त का एतराफ़ भी मैसम ने इस अंदाज़ में किया था कि हुमैरी को अपना दिल साकित होता महसूस हुआ था। वो अपनी जानिब से इसका ध्यान मुकम्मल तौर पर हटाकर अल्लाह की तरफ मबजूल कर चुका था। इसका हाथ छोड़कर वो इसके पास से उठ गया। इसे अफसोस हुआ था कि हुमैरी को अपने फ़ेल पर कोई शर्मिंदगी नहीं। हुमैरी की आंखों में पानी आ गया। गलती हो गई मुझसे, वो आहिस्तगी से बोली। इसके फौरी एतराफ़ पर वो जो पहले खुद पर जब्त कर रहा था बफर गया। गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुमसे। तुम क्या समझती हो खुद को? अपने अंदर झांको, खुद से पूछो, तुम इस काबिल थी? कभी सोचा है तुमने? इसकी तरफ पलटता दबा दबा सा इस पर चीखा। बोलो ना, सोचा है कभी? मैसम ने अपना सवाल फिर से दोहराया। क्योंकि इस्लाम सच्चा दीन है, बस इसलिए। कांपती आवाज़ में गोया हुई। बेड से उतरकर वो इसकी जानिब आ गई थी। ये तो एक अटल हकीकत है जो हर एक को पता है। हाँ, जो इस हकीकत को तस्लीम करता है वही मुसलमान कहलाता है। तो क्या अब मैं बताऊँ तुमने क्यों ये दीन कबूल किया? इसके मुकाबिल ठहरते हुए सर्द महरी से बोला। खामोश भीगी निगाहों से इसकी जानिब देख रही थी। हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने के बावजूद हर नमाज में दुआ ज़रूर मांगते हैं कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। हम ज़िंदगी का नहीं सोचते, अपना इख्तिताम ईमान पर ही चाहते हैं। और तुमने क्या किया? तुमने एक हलाल मौत मरने के लिए इस्लाम कबूल किया, लेकिन एंड किस पर किया? तुमने चूज़ किसे किया? हराम मौत को। वही मौत जिसके बाद बख्शिश मुमकिन ही नहीं, यानी हराम। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं तुम्हें हुमैरी आर्थर कहता हूँ तो? बात तो एक ही है ना। इसके बाजू नरमी से थामते हुए वो काफ़ी सख्ती से कह रहा था। उसका हर हर्फ सच्चा था। जाने कितने खदशात, कौन कौन से वसवसे थे कि जिनके खौफ से इसने इस्लाम कबूल किया था। बहुत से खौफ थे, और इसी खौफ से बचने के लिए इसने प्रोफेसर जाफ़र रियाज की इस्लामिक अकेडमी ज्वाइन की थी। खौफ की एक शदीद लहर इसके जिस्म में सरायत कर गई। इसने वहशत ज़दा निगाहों से अपने सामने मैसम मजहर का रोशन चेहरा देखा। अब मैं क्या करूं? इसके लब फड़फड़ाए थे, आंखों में खौफ था। मैसम को एहसास था कि वो बहुत ज़्यादा बोल चुका है, लेकिन हुमैरी को राह रास्त पर लाने के लिए ज़रूरी था कि वो इसे हकीकत का आईना दिखाता। तौबा करो, अपने लिए, मेरे लिए, क्योंकि तुम्हें इस मुकाम तक लाने वाला मैं ही हूँ। वो हारे हुए अंदाज में बोला। हुमैरी ने नफ़ी में सर हिलाया। इसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वो माफ़ नहीं करेगा मुझे। मैंने वाकई बहुत गलत किया है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब क्या करूँ मैसम? कैसे मनाऊँ उसे? लरसते हाथों से मैसम का बाजू थामते हुए पूछती वो रोने लगी। इसकी बिखरती हालत पर वो परेशान हो गया। इसने आहिस्तगी से इसे खुद से लगा लिया। अल्लाह के लिए रो रही हो ना? उसकी नाराज़गी का खौफ है ना? इसकी पुश्त सहलाते हुए वो नरमी से पूछ रहा था। रोती हुमैरी ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मुझे डर लग रहा है, हैरत हो रही है ख़ुद पर। मैंने एक बार भी अल्लाह की नाराज़गी का नहीं सोचा, और मैसम मजहर के लिए तो शायद यही काफ़ी था कि वो हुमैरी को एहसास दिलाने में कामयाब हो चुका था। बस वो अल्लाह है, उससे माफ़ी मांगो तो धुतकारता नहीं, अपना लेता है। वो बहुत आहिस्तगी से बोल रहा था। हुमैरी की अजियत और खौफ इस पल हद से सिवा था। तो क्या मुझे माफ़ कर देगा? इसका सवाल बचकाना था। इसके सीने से सर टिकाए खड़ी हुमैरी इसकी मुस्कुराहट देखने से कासिर थी। जोहा, ये अल्लाह की सिफ़त है, इसका वादा है। वो कहता है कि तुम ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह ले आओ,
लेकिन तौबा करने पर मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तो फिर इसका एक ही मतलब हुआ ना, कोई जितना मर्जी गुनाहगार हो, जब तक इसकी सांस में सांस बाकी है इसे तौबा करने पर माफ़ी मिलती रहेगी। और अल्लाह ने तुम्हें दोबारा ज़िंदगी देकर माफ़ी का मौका ही तो दिया है। वो माफ़ी का मौका तब ही देता है जब वो अपने बंदे को माफ़ करना चाहता है जोहा, वरना जिनको माफ़ ना करना हो अल्लाह उन्हें माफ़ी मांगने की मोहलत ही नहीं देता, सांसें छीन लेता है उनसे। और जब सांसें छिन जाएं तो तौबा का दर भी बंद हो जाता है। तुम्हारे सामने तो दर खुला है, आगे बढ़ो और मांग लो माफ़ी, कर लो तौबा। अल्लाह की तरफ बढ़ना मुश्किल कहाँ है, तुम एक कदम बढ़ाओ वो 10 कदम बढ़ाकर तुम्हें थाम लेगा। इसे बच्चों की तरह पुचकारते हुए इसने अपनी ज़िंदगी के तमाम असबाक आज चंद लफ्ज़ों में इसे पढ़ा दिए थे। आज इसे यकीन हो रहा था कि इस घर का हर फर्द उसके लिए नेमत खुदाबंदी ही था। हर फर्द ने इसे अल्लाह से करीब करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। और आज वो जो इसका मिजाजी खुदा था, यकीनन उसने हुमैरी की ज़िंदगी में शामिल होने का हक़ अदा कर दिया था। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, इसके लब फड़फड़ाए थे। जो मेरा रब है वो बड़ा प्यारा बोल रही थी। रब कहते हुए इसका भीगा लहजा मीठा हो गया था। मैसम ने इसके गिर्द अपने मजबूत बाजुओं का हिसार बना लिया। हर गुनाह से जो मैंने किया, जानबूझकर या भूले से, दर पर्दा या खुल्लम खुल्ला, कहते हुए इसे अपना कलाई काटना याद आया था। और मैं तौबा करती हूँ उसके हजूर में इस गुनाह से जो मुझे मालूम है। वो बच्चों की तरह बिलखने लगी थी। मैसम की शर्ट पर इसकी गिरफ्त सख्त हो चुकी थी, पछतावा ही पछतावा था। और ए अल्लाह, रोने के बाइस इससे बोला नहीं जा रहा था, इस गुनाह से जो मुझे मालूम नहीं। बेशक तो गैबों का हाल जानने वाला है और ऐबों का छुपाने वाला है। शिद्दत से रोते हुए इसकी हिचकियाँ बन गईं। बेशक ये कड़ा वक्त था जिसमें वह एक बार फिर इस्लाम कबूल कर रही थी। पहली बार भी इसने ऐसी बिखरी हालत में जाफ़र रियाज साहब की शरीक हयात के हाथ पर कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल किया था। और आज पूरे 4 साल बाद वह अपने हम सफ़र के हिसार में एक पाकीज़ा रिश्ते को नूर बख्शती कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी। और वो अटकी। इस बार मैसम ने इसका साथ दिया था और गुनाहों का बख्शने वाला है। नेक काम करने की क़ुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है। मैसम मज़हर की आवाज़ शायद आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत रही थी। वो इसका साथ दे रहा था और हुमैरी को लग रहा था जैसे उसके कंधों से तमाम गुनाहों का बोझ उतरता जा रहा है। गुनाहों से बचने की ताकत, नेक काम करने की क़ुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फ़जर की अज़ान की आवाज़ करीबी मस्जिद से उभरी थी। तुम वज़ू करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध भिजवाता हूँ, वो पीकर नमाज अदा करना, ओके। इसके भीगे रुखसारों से चिपके बाल पीछे हटाते हुए संजीदगी से बोला था। वो इस बात में सर हिला गई। गुड, इसका गाल सहला कर कहता वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो खुद वज़ू के लिए वाशरूम की तरफ कदम बढ़ा गई। उससे निगाह मिलते ही होरब ने नज़र चुराई थी। होरब की चोरी पकड़े जाने पर मुस्कुराहट दबाकर फिर से सैयद नूर आलम साहब से बात करने में मसरूफ़ हो गया, जबकि वो ख़ुद गाड़ी से बाहर रौनकें देखने लगी। जी इसी से मिलकर आ रहा हूँ, कह रहा था कि मज़ीद 2 हफ़्ते लगेंगे। वो धीमी आवाज़ में इन्हें सर्जन की बाबत आगाह कर रहा था। बदले में उन्होंने कुछ कहा तो वो धीरे से हंसा, वही दिल के तार छेड़ती हंसी। अगर आप देखें तो खुशी से फूले ना समाएं। चल पा रहा हूँ, बस कुछ दिन और, फिर वाकर्स के बिना ही चलूँगा इंशाल्लाह। पुरसकून से इन्हें आगाह कर रहा था। सीट की पुश्त से टेक लगाए वो घुटनों पर खुले रखे लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र दौड़ा रहा था। कान में हैंड फ्री लगाए जहाँ वो नूर आलम साहब से बात कर रहा था, वहीं लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को भी हरकत दे रहा था। उनकी अगली बात पर वो ज़रा सा सीधा हुआ। अच्छा, वो कैसे? अभी तो फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं। फिर से हंसा और इसकी दिलकश हंसी बार बार होरब को डिस्टर्ब कर रही थी। उन्होंने कुछ कहा था। ओ नहीं दादा, कहते हुए इसने इस बार बाहर देखती होरब की जानिब देखा। आपकी बहू बहुत ही नाजुक है, मेरा बोझ सहार नहीं पाएगी। बोलते हुए इसके लबों पर धीमी सी मुस्कान थी। अपने नाम पर होरब ने बादले नाख्वास्ता इसकी तरफ देखा। हिम्मत तो बहुत है मैडम में, बस हौसले की कमी है। फिर से बोला था। होरब की बर्दाश्त ख़त्म हो गई। ज़्यादा हंसी आ रही है? होरब ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर पूछा। हाँ बहुत। होरब के मुखातिब करने पर महदस की आंखों की चमक बढ़ गई थी। वह हूँ कहती रुख मोड़ने लगी तो महदस ने इसका हाथ पकड़कर एक झटके से इसका रुख अपनी जानी मोड़ा। इसकी इस हरकत पर होरब ने परेशान होकर ड्राइवर की तरफ देखा। इसकी फ़िक्र मत करो, ये गोरे बड़े बेशरम होते हैं। अपनी एक आँख दबाते खालिस्तान उर्दू में बोला था। ड्राइवर के तो खाक भी पल्ले ना पड़ी थी। इसकी इस बेबाकी पर होरब ने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए इसे आंखें दिखाईं। यहाँ के लोग भले ही बेशरम हों, जिनसे आप महवे गुफ्तगू हैं वो आपके दादा हैं, और कम अज़ कम उनसे बात करते हुए आपको थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए।
अपना हाथ उसकी गिरफ्त से खींचने की कोशिश करती मुंह बनाकर बोली। इसकी बुलंद आवाज़ पर महदस के साथ साथ दूसरी जानिब मौजूद सैयद नूर आलम साहब भी हंसे थे। थोड़ी नहीं, तुम्हारे मामले में तो पहले दिन से ही मैं बहुत ज़्यादा शर्म का मुजाहिरा कर रहा हूँ। क्यों दादू? इसे जवाब देते हुए इसने नूर आलम साहब से तायद चाहिए थी। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा बहुत शरीफ है, उन्होंने चहकते हुए कहा। इन्हें इन दोनों की नोक झोंक लुत्फ दे रही थी। हाँ, मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा कि कितने शरीफ हैं आप। इसकी निगाहों की वारफ्तगी का शिकवा करती तड़क कर बोली थी। सुन रहे हैं आप दादा, ये मोहतरमा तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मुझे अपनी पतली सूखी बाहों का सहारा क्या खाक देगी, और आप कहते हैं बीवी है तो क्या गम। वाकर से ही गुजारा करना पड़ेगा मुझे, वो आह भरते बड़े मासूमाना अंदाज में बोला। जबकि इसकी बातें सुनते हुरब का चेहरा गुस्से और शर्म से दहकने लगा था। क्या बेशर्मी की बातें कर रहे हैं आप? वो इस पर दबा दबा सा चीखी। अपनी बीवी के बारे में कर रहा हूँ। वो बेनियाज बना। इसका ढीठपन हुरब को शर्म से पानी पानी कर रहा था। और आप ये बेशर्मी कर किसके सामने रहें? खुदा का वास्ता कुछ ख्याल कर लें, वरना मैं इस चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। अपना हाथ छुड़वाती बेहद धीमी आवाज़ में बोली थी। तुम दोनों लड़ लो, मैं बाद में कॉल कर लूँगा। इनकी गुफ्तगू सुनते नूर आलम साहब की नर्म आवाज़ महदस के सीधे कान में उभरी थी। वो मुस्कुरा दिया। अपना ख्याल रखिएगा, इसने इन्हें ताकीद करते हुए कॉल काट दी। हुरब बिल्कुल दरवाजे के साथ लग कर बैठ गई। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? लैपटॉप बंद करके मुकम्मल तौर पर इसकी जानी मुतवज्जा हुआ। आप बताएं ना, क्या आप क्या ऑल फॉल बोल रहे थे? इसने लफ्ज़ ऑल फॉल बक रहे थे कहने से बामुश्किल ख़ुद को रोका था। क्या ऑल फॉल? वो अनजान बना। इसकी मासूमियत के इस अजीम मुजाहिरे पर हूर ने अपने होंठ सुकेड़ते हुए से तीखे चतोनों से घूरा। वो पतली सूखी बाहें और उनका सहारा। ये बातें करने वाली हैं आपकी, वो भी अंकल से? भवें उचकाए काफ़ी नाराज़गी से पूछ रही थी। अंदाज़ काफ़ी कातलाना था। वो इसी के अंदाज़ में अपनी भवें उचकाता ज़रा सा मुस्कुराया। तो जो बातें वो मुझसे कर रहे थे वो भी उनके करने वाली थी? बड़ी शराफत से बोला था। और वो क्या बातें कर रहे थे? हुरब ने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। महदस के लब मुस्कुराने को मचलने लगे। जाने क्यों वो दिन ब दिन इसे बदल रही थी, और इस तरह से कि वो खुद को देखता जा रहा था। रहने ही दो, फिर तुम कहोगी दादा पोता दोनों ही बेशरम है। संजीदा सी शक्ल बनाकर मासूमियत से बोला। और वो बिना कुछ जाने क्यों हुरब का चेहरा सुर्ख हुआ था। गाड़ी कैडबरी वर्ल्ड के सामने से गुजरी तो महदस ने ड्राइवर को गाड़ी रोक देने का कहा। अब ये क्यों? रात हो चुकी है, मुझे सोना है, होटल चलें। इसे वहाँ रुकते देखकर वो जल्दी से बोली। महदस ने इस बार कुछ सख्त निगाहों से इसकी जानिब देखा। पिछले 6 महीने से मेरे बेडरूम में तो तुम सो ही रही हो, आज भी तुमने सोना ही है, सो प्लीज़ कुछ वक्त मुझे इस रात को महसूस करने दो। नर्म मगर संजीदा लहजे में बोला था। हुरब कुछ कहते कहते रुक गई। इतने में उनकी गाड़ी के पीछे आती गाड़ी भी रुकी थी, जिसमें से 2 गोरे उतरकर इस गाड़ी तक आए थे। दोनों ने हुरब महदस के लिए दरवाज़ा खोला था। वो यूके के माहौल के मुताबिक इस वक्त गार्ड्स के यूनिफॉर्म में मलबूस थे। गाड़ी से उतरकर वो दोनों कैडबरी के सामने पब्लिक एरिया में चले आए, जहाँ बेंचेस पर कपल्स विराजमान थे। वहाँ काबिले गौर 2 नफूस थे, जिनके गिर्द लोग दायरे हजूम की शक्ल में खड़े हुए थे। वॉकर्स की मदद से चलता वो इसी तरफ आ गया, जबकि हुरब बेजारी से इसके साथ चल रही थी। खुशगवार कदर खून खवा और इसके वजूद से टकराती इसके आसाब पुरसकून कर रही थी। इसने पलट कर देखा। गार्ड्स और गाड़ियाँ वहीं कहीं पीछे रह चुके थे। इस हजूम तक पहुँचने से पहले समातों तक आता खूबसूरत अंग्रेज़ी लबो लहजा इन दोनों का एहसास दिला गया कि हजूम की वहाँ मौजूदगी की वजह क्या है। आवाज़ से बढ़कर शायद अल्फाज दर्दनाक थे। वो माजी के समंदर में डूबने लगा। हुरब ने महदस को इस हजूम से थोड़े फासले पर रुकते देखकर अपने कदम भी रोक लिए। हवा के बाइस इसके पुश्त पर बिखरे बाल दुपट्टे समेत मचल रहे थे। महदस खामोश निगाहों से इस इन 2 सिंगर्स को देखने लगा, जिनमें से एक के हाथ में गिटार थी। वो गा रहा था और महदस जब्त से मुस्कुरा रहा था। महदस ने इसकी जानिब देखा। इसकी सुरमई आंखों में पछतावों के गहरे रंग देखकर वो एक पल को चौंक गई। मोहब्बत नहीं कर सकती तुम मुझसे? वो एक बार फिर इसी सवाल के साथ इसके मुकाबिल खड़ा हुआ था। हुरब कुछ पल इसे देखती रही। माहौल पर फंसूं था। सियाह आसमान पर चमकते इक्का दुक्का तारे आंखों को भले लग रहे थे। आपके बार बार पूछने से मेरा जवाब नहीं बदलेगा, हुरब ने बेतासुर लहजे में इसे जवाब दिया। महदस की आंखें इसके इनकार पर बुझ से गईं। और अगर मैं तुम्हें ही बदल दूं तो? पूछते हुए वो एक आस से मुस्कुराया। इतना आसान हदफ नहीं हूँ मैं, इसकी आंखों में देखते हुए हुरब ने मुस्कुरा कर कहा। महदस के लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। चलो आसान न सही, मुश्किल ही सही,
नामुमकिन तो नहीं है ना, वो संजीदगी से कह रहा था। सिंगर्स अब वहाँ मौजूद मजमे को गाना गाने की दावत दे रहे थे। उनका अंदाज शाइस्तगी लिए हुए था। मेहदस ने ज़रा सा आगे बढ़कर उनसे कुछ पूछा। लड़के और लड़कियों ने गर्दनें घुमाकर बोलने वाले की जानिब देखा। कुछ लड़कियों ने तो बाकायदा इसका जायज़ा लिया था। फुल बाजू ब्लैक टी शर्ट जिसके बाजू इसने कोहनियों तक खींच रखे थे, वो सब की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। इसके वाकर्स पर जमे हाथ देकर वो सिंगर हौले से मुस्कुराए, जैसे इसकी हिम्मत को दाद दी थी। बदले में मेहदस भी मुकम्मल एतमाद से मुस्कुराया। कई निगाहों ने इसकी मुस्कुराहट को सराहा था। वो धीरे से आगे बढ़ा। हम पाकिस्तान से हैं और मैं ये गाना अपनी बीवी के नाम करना चाहता हूँ, जो यहाँ मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए मौजूद है। लिहाजा मैं ये गाना अपनी ज़ुबान में गाना चाहूँगा। उम्मीद है आप सब लुत्फ़ उठाएंगे, जैसे कि मैंने आपके गाने से उठाया जो आपकी ज़ुबान में था। वो बड़ी रवानगी से शुस्ता अंग्रेज़ी में बोल रहा था। हजूम ने तालियां बजाकर गर्मजोशी का इजहार किया था, जबकि इसके इस कदर वाज़ेह इजहार पर हुरब हैरान रह गई थी। सुल्तान साहब की वजह से वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई थी, लेकिन इसे काफ़ी हद तक मेहदस के लबों से अदा होने वाले अल्फाज की समझ आ गई थी। वो समझ गई वो सिर्फ इसकी वजह से इंग्लिश में कोई गाना नहीं गा रहा। मेहदस इसे अपनी जानिब देखता पाकर हौले से मुस्कुराया। फिर वहीं बेंच पर बैठकर इन सिंगर से गिटार ले लिया। हुरब की सांसें थमने लगी। वो शख्स हकीकतन इसका दिल तस्खीर करने के दर पे था। मैं ज़मीन तो आसमां, मैं दाग हूँ तो तू चाँद सा, तो बारिश है मैं रेत हूँ, मैं धुन कोई तो राग सा। इसकी दिलकश भारी आवाज़ अपना जादू बखेरने लगी। सियाह रात में वसी आसमान तले इस रोशन कैडबरी एरिया में हर फल जैसे मशहूर हुआ था। अगर किसी पर इस फसूं ने असर नहीं किया था तो वो हुरब सुल्तान थी, जिसकी आवाज़ की दिलकशी से बेबहरा इस गाने के बोलों पर अपनी जगह साकित हुई थी। लफ्ज़ों का जादूगर वो शख्स इसे कौन सा मुकाम दे रहा था? शायद वो जो इसने कभी असीद अकरमा से भी ना चाहा था। ना चाहते हुए भी इसके पलकों पर नमी आई थी।